जय हिंद। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज आज से स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले समझो कि फाउंडेशन में जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारे टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ चैप्टर के नेम क्या होते हैं। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे जो चैप्टर के नेम है वो तुम्हारे चैप्टर के नेम ये हो रखे हैं, जैसे मान लो कि जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर तुम मतलब इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो कि इंडियन की इकोनॉमी कैसी थी जब इंडियन इंडिपेंडेंस हो रही थी। इंडियन इकोनॉमी जब 1995 से लेकर फिर 1950 से 1990 100 के बीच में कहाँ हो रही है। तो ये जितनी भी चीजें होती है ये सब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के तुम्हारे इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट में आती है, क्योंकि ये इंडिया की इकोनॉमिक की बात हो रही है। लेकिन अब मुझे मालूम है कि मेरा और यूएस के साथ, मेरा या फिर कनाडा के साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन होगा, जो चीजें मेरे से उससे चीजें सिमिलर होंगी, जो इकोनॉमिक्स के टर्म में चीजें क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो ऐसी चीजें ना तुम्हारे स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में आती हैं। और अगर तुम इसमें अगर चेक करोगे तो देखो ना तुमको चैप्टर के नाम कैसे पता चल रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कलेक्शन ऑफ डाटा का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे कलेक्ट करना है डाटा को, कैसे उस चीज को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उस चीज को प्रेजेंट करना है, और अगर मान लो कि ये डाटा मुझे मिल गए तो अब उनको कैसे मेजर करना है, मेजर करने के बाद हम कैसी पॉलिसीज लाके उसको कोरिलेट करके करेक्शन कर सकते हैं उसका। तो ये सारी चीजें तुम्हारे क्या हो गई, ये हर जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसी सेम है। तभी तुम्हारी जो इकोनॉमिक्स है दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कभी भी चेंज नहीं होगी, समहाउ वो सिमिलर हो रखी है, हर जगह हो रखी है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी एक अलग इकोनॉमी है, यूएस की इकोनॉमी एक अलग इकोनॉमी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक चैप्टर इसका पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर स्टैटिक ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, और ऐसे करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। और विश्वास मानो, तुम लोगों ने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखा है आराम से। मैंने हिस्ट्री भी बता रखा है थोड़ा बहुत, और ज्योग्राफी में बता रखा है, तुम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जो तुम्हारा अगर पहला चैप्टर है, अगर मान लो कि मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, तो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा यूनिट 1 में आता है। और यूनिट 1 जो है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि कैसे इंडिया की डेवलपमेंट पॉलिसीज रही हैं, कैसा इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है जब तुम्हारा 1947 से लेकर 1990 था ईयर। मतलब कि ये क्या 1947 को हम लोग क्या हुए थे, ऑब्वियस सी बात है हम लोग आजाद हुए थे, ये हमारा इंडिपेंडेंस ईयर है। तो आजादी के बाद को क्या बोलते हैं, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब जस्ट आजादी के बाद की जो हमारी डेवलपमेंटल पॉलिसीज रही हैं, जो हमने एक्सपीरियंस झेले, चाहे वो गरीबी के हो, चाहे वो कोई भी प्लान हो या फिर सारी चीज हो, तो उनको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें आजादी के बाद की चीजें को जानना है तो सबसे पहले तुम्हें यह भी तो जानना पड़ेगा कि आजादी से पहले की चीजें क्या हो रखी थी, है ना। तो इसी वजह से इस यूनिट में तुमको टोटल 2 चैप्टर मिलने वाले हैं। समझ में आ गया। तो पहले चैप्टर में हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि वो 200 साल जो अंग्रेजों ने राज किया है उसके बेसिस में हमारे साथ हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उन पर क्या चीजें थी, और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि जब वो चले गए 1947 के बाद चले गए तो फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी थी, फिर हम लोग उनके बारे में पता करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है। जिसमें कल हमने पढ़ा था कि हाँ यार प्लानिंग कमीशन कुछ और नहीं, वो आपका 2015 में मतलब इसका नाम बदलकर नीति आयोग हो गया था, जो कि एक तरीके की कैसी तुम्हारी मतलब बॉडी हो रखी है, तुम्हारी नॉन गवर्नमेंटल बॉडी हो रखी है ना, जो कि एक एग्जीक्यूटिव के रूप में लेकर आई गई है। तो कल मैंने बताया था, मुझे बताओ इतना याद है कि नहीं याद है। हाँ भैया हाँ। हाँ याद है, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम क्या करने वाले, एक एक चीज को पढ़ने वाले, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, है ना। हर एक चीज से फैमिलियर होंगे कि जब इंडियन इकोनॉमी 1947 के पहले कैसी थी और बाद में कैसी थी, वो सारे फैक्टर जानेंगे कि जिस चीज की वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो अंडर डेवलप्ड है आज भी और पहले भी थी। क्या ऐसे वजह थी जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेट है। स्टैग्नेट मतलब क्या, रुकी हुई है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, समझे। तो उससे पहले तुम एक पहले कोट देखो, तुम्हारे ब्रिटिश के वाइस रॉय हैं जिनका नाम है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस। इन्होंने बोला था कि यार जो एम्पायर है, यहाँ कौन सा एम्पायर की बात हो रही है, ब्रिटिश एम्पायर की बात हो रही है। इन्होंने बोला कि यार ये जो ब्रिटिश एम्पायर है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पाइवोट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश एम्पायर भले चाहे दूसरे डोमिनियन को लूज कर दे, डोमिनियन मतलब कि ऐसी कंट्रीज जहां ब्रिटिश ने तुम्हारे राज किया, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कनाडा हो गया, मान लो जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा मतलब बांग्लादेश हो गया, जैसे मान लो कि मैं तुम्हारा बोल देता हूँ कि तुम्हारा मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो तुम्हारे ब्रिटिश ने राज किए हैं। तो हम लोग इनको बोल देते हैं कि ये डोमिनियन ऑफ अ ब्रिटिश अंपायर बोलते हैं। तो वो यही बोल रहा है अलेक्जेंडर कि इंडिया
तुम्हारा ब्रिटिश लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि अगर ब्रिटिश किसी भी तरीके से सारे डोमिनियन को हार जाए तो भी वो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर उसने इंडिया को हारा तो वो जो है ना, जो उसका अंपायर है, जो हम बोलते हैं कि सन नेवर सेट ऑफ द ब्रिटिश अंपायर, वो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश लूज कर जाएगा। तो ऐसी क्या चीज थी, ऐसी क्या खासियत थी इंडिया में जो इसको ये कहने के लिए मजबूर करी कि हाँ इंडिया इतना प्रेस्टिजियस था, इतना डेवलप्ड था, वो सारी चीजें। बोलते नहीं इंडिया इज अ सोने की चिड़िया, है ना? याद है कि नहीं याद है? ये सब हम लोग को हमेशा से बोलते आए हैं, बताओ पहले मेरे को, हाँ है हाँ। ना? तो ये इन सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन अगर आज के टर्म में देखा जाए, आज ब्रिटिश को इंडिया से कंपेयर किया जाए तो बहुत अंतर है। ब्रिटिश हमसे जीडीपी में भी आगे हो गया, पहले हमारी 5th पोजीशन थी, 6th पोजीशन ब्रिटिश की हुआ करती थी जीडीपी रैंकिंग में, लेकिन अभी जीडीपी रैंकिंग में फिर से मतलब क्या कहते हैं कि ब्रिटिश आगे हो गया। तो ऐसी कौन कौन से फाउंडेशनल स्ट्रक्चर जो हमारे इंडिया में है, जो उनके द्वारा खराब किए गए, उसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारे इस बुक का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें यही है कि तुमको मैं फैमिलराइज कर दूं, बता दूं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज जो आफ्टर इंडिपेंडेंस चीजें हो रही हैं वो किस वजह से हो रही, क्या क्या चीजें हो रही हैं, ऐसी कौन कौन सी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे इकोनॉमिक पास्ट में हुई हैं, और वो कैसे आज के प्रेजेंट स्टेट और हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो पहले बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ भैया। ठीक है, चलो गुड। तो देखो, अगर तुम्हें आज का प्रेजेंट स्ट्रक्चर जानना है इकोनॉमी का, इंडिया का, तो तुम्हें मतलब क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं तुमको हिस्ट्री की रूट्स में जाना ही पड़ेगा। तब जब तुम्हारा ब्रिटिश रूल जब 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया था, और जब 1947 15 अगस्त को हमको आजादी मिली थी, है ना? हम क्या बोलते हैं कि यार जो ब्रिटिश अंपायर है उसने केवल हमारे इंडिया पे रूल ही नहीं किया था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें की थी, जैसे मान लो कि मटेरियल जो था वो इंग्लैंड से सप्लाई कराता था, मतलब क्या कहते हैं कि हमारे इंडिया में चीप रेट पे, जिसकी वजह से हम वो सामान खरीदते थे रादर देन अपना इंडिया का सामान खरीदते थे। तो जिनकी वजह से जो उनकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल थी वो बढ़ गई, बूम कर गए, और हम लोग वीक हो गए। तो उनके पीछे ऐसा क्या कारण था कि वो जो इस तरीके से कर पाए? उनके वो सारे एक्सप्लॉइटिव नेचर, कि मतलब जिनसे उन्होंने हमको खराब किया है, हमको बर्बाद किया है, वो सारे रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे, उनका असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि कैसे इंडियन डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा पार्ट रहा है ना, पूरे से पूरे तरीके से। तो हम इसको पता है, जब मैं बोलता हूं कि ये जो सिचुएशन है जितनी भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा 19th सेंचुरी है, तुम्हारा वो सॉरी वो तुम्हारे कितने सेंचुरी का, वो तुम्हारा 20th सेंचुरी का है। तो 20th सेंचुरी का मतलब होता है जो साल तुम्हारा स्टार्ट होता है 1900 से लेकर तुम्हारा 2000 के बीच में। और अगर मान लो कि मैं बोलता रहता हूँ कि तुम्हारा 21st सेंचुरी है, तो 21st सेंचुरी का मतलब है कि जो तुम्हारा 2000 से साल स्टार्ट होगा और जो तुम्हारा 2000 मतलब क्या कहते हैं 10 तक जाके खत्म हो जाएगा। तो तुम समझ पा रहे हो ना कि ये जो बीच में जो 100 साल का डिफरेंस होता है, वो 100 साल का डिफरेंस कैसे दिखाया जाता है कि अगर कहीं सेंचुरी लिखी हुई है तो। पहले बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, आ गया? चलो वेरी गुड। तो अब देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। वो सारे तुम्हारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे जो कॉलोनियल रूल के अंदर था। कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल, ये हो गया। समझ में आ गया? देखो, ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया क्या था? आजाद था, है ना? इंडिया में एग्रीकल्चर बूम करता था, ज्यादातर लोग किसमें थे? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हुआ करते थे, अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज किया कर सकते थे। इंडिया के लोग जाने चाहते थे कि उनके जो हैंडीक्राफ्ट है ना, जो सिल्क है उनका, जो मेटल बनाते हैं, जो उनके स्टोन है, ये सारे वर्ल्ड वाइड मार्केट में तुम्हारी इनकी रेपुटेशन हुआ करती थी, इनकी जो क्वालिटीज हुआ करती थी उतनी हाई स्टैंडर्ड की हुआ करती थी कि इसको बड़े से बड़े लोग पहनते थे। अगर मान लो कि मैं तुमको बताता हूँ कि टेक्सटाइल ऑफ बंगाल, तो बंगाल में एक तुम्हारा मतलब वो पाया जाता है, कॉटन पाया जाता है जिसका नाम है मुस्लिन। ये इतना प्रीमियम हो रखा है, इतना प्रीमियम हो रखा है कि इसको दूसरे नाम से मलमल भी बोलते हैं। तो जब तुम्हारे फॉरेन ट्रेवलर इसको लेके जाते थे तो वो उसको बोला करते थे मलमल शाही, या फिर बोलते थे तुम्हारा मलमल खास बोलते थे, और इसको रॉयल्टी के रूप में पहना जाता था क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छा हुआ करता था। आज के टाइम में ये जो मुस्लिम की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ढाका में पाई जाती है, और ढाका किसकी कैपिटल हो रखी है? आपकी बांग्लादेश की हो रखी है। तो तुम्हें पता चला कि नहीं पता चला कि इंडिया प्री मतलब कि प्री एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जब मैं बोलता हूँ ना एडवेंट ऑफ यूरोपियन,
तो एडवेंट का मतलब होता है आना। यूरोपियन कंट्रीज जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, सबसे पहली जो यूरोपियन कंट्रीज आई थी वो तुम्हारी पुर्तगाली थी, है ना। फिर तुम्हारी फ्रेंच हो गई, तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, फिर तुम्हारी यूनाइटेड किंगडम हो गई, ब्रिटेन हो गई, डच हो गई, तुम्हारी नीदरलैंड डच हो गया, तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, तुम्हारी डेन्स हो गई। ये सारी तुम्हारी यूरोप की कंट्री है। तो उनके आने से पहले पहले हमारा इंडिया खूबसूरत हुआ करता था, इतना सारी चीजें हुआ करती थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया आ गया ये। लेकिन उसके बाद जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज को जानबूझ के हमारे इंडिया से मनवाया, जिसकी वजह से जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, उनकी कंट्री के लिए थे, वो ज्यादा बूम किए रादर देन हमारे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उन्होंने हमारे इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कुछ इस हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर दिया कि इंडिया का मटेरियल मतलब कि रॉ मटेरियल तुम्हारा ब्रिटेन जाता था सस्ते रेटों में, और वहीं से प्रोडक्ट बनकर फिर से इंडिया में आ जाता था, और वो हमको मतलब क्या कहते हैं, महंगा मिलता था। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है वो जा रहा था, ना कि आ रहा था। तो धीरे धीरे करके 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 क्या हो गए थे हम लोग, धीरे धीरे हमारी जो ड्रेन है वो हमारी जो वेल्थ है वो ड्रेन हो गई। तो इसी को बोला जाता है तुम्हारा ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब कि हमारे पास से पैसा जा रहा है लेकिन हमारे पास से पैसा नहीं आ रहा है ना। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ट्रेड बैरियर बहुत लगा दिए थे। ट्रेड बैरियर मतलब कि यहां से अगर इंडिया से अगर कुछ सामान एक्सपोर्ट होगा ब्रिटेन में तो उस पर टैक्स ज्यादा देना होगा, और अगर ब्रिटेन से अगर कोई सामान आएगा तो उसमें टैक्स कम देना होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ब्रिटेन वाला सामान सस्ता हो जाएगा, और जब ब्रिटेन वाला सामान सस्ता हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, वो चीज सस्ती हो जाएगी और इंडिया में लोग सामान सस्ता खरीदेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे हैंडीक्राफ्ट, हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो सब तहश महश हो गई, सब बर्बाद हो गई। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो हाँ ये जो हम लोग बोल पा रहे कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ हमारे भारत में, ये चीजें हुई, तो ये हमें कैसे पता चला? जब तक आप इंडिया की कैलकुलेशन करोगे नहीं उसकी कितनी, उसने कितना पैसा कमाया, उस समय कितना पैसा कमाया, तब तक आप कैसे बोल पाओगे कि हाँ भाई इंडिया का पैसा गया उसका बाहर आया। तो नेशनल इनकम चेक किया गया, इंडिया का पर कैपिटा इनकम चेक किया गया कि भारतीय लोगों में अगर पैसा बांट दिया जाए पूरे नेशनल का तो सबके पास कितना कितना रुपए आएगा। इसको लेकर मतलब काफी ज्यादा अटेम्प्ट किए गए, हर तरीके से अटेम्प्ट किए गए। काफी ज्यादा लोग मतलब क्या कहते हैं इनके साथ में, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ दादा भाई नौरोजी, इनको बोला जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बुद्धिजीवी, इकोनॉमिक्स में हो रखे थे इन्होंने, मतलब अच्छी खासी इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। और ये जो तुम्हारी ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये जो बुक इन्होंने लिखी थी, ये इन्हीं की बुक हो रखी है। तो इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था जब बताया था कि इंडिया की नेशनल इनकम कितनी हो रही, कितनी खराब हो रही है, कैसे ब्रिटेन वाले इसको लूट के लेके चले जा रहे हैं, ये चीजें। लेकिन जो उनका मेजर था वो उतना कंसिस्टेंट नहीं था, इनकंसिस्टेंट था। और इसी के सेंस पे विलियम दिग्बई, फ्रिंडले शेरास, वी राव, इन लोगों ने भी बहुत काम किया। लेकिन तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एक और मतलब इंसान है जिनका नाम है आरसी देसाई और तुम्हारे राव, इन लोगों ने मिलकर जो मतलब क्या कहते हैं कि जो बताया, जो पर कैपिटा इनकम बताई, वो काफी सिग्निफिकेंट थी, मतलब कि काफी ट्रुथफुल थी, काफी सही थी। उन्होंने जो स्टैट्स यूज किए थे उस समय वो बहुत ज्यादा रियल थे। उन्होंने अच्छे तरीके से बताया कि कैसे कंट्री की आउटग्रोथ जो उस समय फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी बेटा कितना हो गया भैया, वही 1900 से लेकर 2000, और 20th हाफ ऑफ मतलब कि 1900 से लेकर 1950 तक। तो मतलब कि इस सन के बीच में इंडिया जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि 2% से केवल इंप्रूव करा था। 2% बहुत कम होता है, और जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की वो केवल 0.5% से इंक्रीज करे, और वो भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि तुम 100 रुपए कमा रहे हो, तो 100 रुपए अगले साल तुम कितना रुपए कमा पाओगे, केवल 100.05। और तुम्हारे यहाँ महंगाई कितनी बढ़ रही है, तुम्हारी महंगाई बढ़ रही है, तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं जो पहले 100 रुपए का आता था अब वो 200 का बढ़ रहा है। तो तुम्हारे लिए जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा, क्या तुम्हारे लिए उससे कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मतलब क्या कहते हैं इन सारे तुम्हारे मतलब महानुभाव ने हमारे देश के पर कैपिटा और तुम्हारे नेशनल इनकम को लेकर डिस्कशन किया था। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया हाँ। आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक सेक्टर को उठाएंगे और उस एक एक सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऐसी क्या चीजें थी जो एग्रीकल्चर में लॉस हुई, ऐसी क्या चीजें थी जो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे इसमें लॉस हो गई, इंडस्ट्रियल में लॉस हो गई, और फिर इनके मतलब क्या कहते हैं कि एक एक सेक्टर के बाद इन सबके मतलब क्या कहते हैं कि एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि पहला सेक्टर है वो तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर है।
एग्रीकल्चर सेक्टर हमें मालूम है कि जब तुम्हारा ब्रिटेन आया नहीं था, उससे पहले पहले भी हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग क्या करते थे, पॉपुलेशन जो डिवोटेड थी वो किस में थी, तुम्हारे एग्रीकल्चर में थी। मतलब कि तुम्हारे ये ब्रिटेन से पहले पहले 85% लोग थे। और अगर आज के टाइम में चेक किया जाए तो हम लोग बोलते नहीं कि भैया प्राइमरी सेक्टर में हमारे 60% लोग हैं जो आज के टाइम में हो रखे। यश याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था इस चीज को अभी जब तुम आए थे कि देखो प्राइमरी सेक्टर में इंडिया में 60% लोग मतलब क्या कहते हैं कि टोटल तुम्हारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हो रखे है ना। और तुम्हारे जब तुम्हारे अंग्रेज थे तो उससे पहले कितने थे, 85 लोग हो रखे। तो हमको अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो करंट का टाइम प्री और एशियंट का टाइम, ये सारी चीजें हमको कलेक्टिवली देखनी ही पड़ेंगी। तो हम लोग विलेज में रहते थे, पॉपुलेशन हमारी मैक्सिमम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होती थी, हमारा जितना भी लाइवलीहुड था वो सब उसी पे डिपेंडेंट होता था। लेकिन जब ब्रिटिश आए उन्होंने इस चीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर दिया, बदल दिया। लार्ज पॉपुलेशन जो हमारी थी वो एग्रीकल्चरल की तो होती थी, एग्रीकल्चर उससे होता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि यार उन्होंने कुछ ऐसे लॉज लेकर आए, वो सारी चीजें लेकर आए कि जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी वो स्टैग्नेंट हो गई, डिटेरिएट होने लगी, चीजें खराब होने लगी, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नो डाउट मतलब क्या कहते हैं कि कम होने लगी। एब्सोल्यूट टर्म में बोला जाए तो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हम लोग वो भी अब लैंड में एग्रीकल्चर करने लगे थे जिस लैंड में हम लोग करते भी नहीं थे। लेकिन हम लोग इतना एक्सप्लॉयटेटिव हम लोग करते थे एग्रीकल्चर कि धीरे 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 हमारी लैंड क्या होने लगी, खराब होने लगी, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब होने लगी। लेकिन ये बर्दाश्त तो है नहीं ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन अलग अलग तरीके से क्या करने लगा, वो तुम्हारे सिस्टम्स लाने लगा, लॉज लेकर आने लगा कि जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन लोगों से पैसा खींचकर अब हमको ब्रिटेन में लेकर आए। जैसे वो लैंड सेटलमेंट्स कुछ लेकर आए जिनमें इन्होंने मतलब क्या कहते हैं जमींदारी सिस्टम लेकर आया, जमींदारी सिस्टम इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में लेकर आया। अभी मैं तुमको प्रेसिडेंसीज के बारे में बताता हूँ कि देखो प्रेसिडेंसीज का मतलब होता क्या है। ये मान लो कि ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इंडिया का मैप है, ठीक है। टोटल मिला के तुम्हारी 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। ये जो तुम्हारी प्रेसिडेंसी होती थी ये इसको हम लोग बोलते थे बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे। ये सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, है ना। मतलब कि यहाँ बंगाल का मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ये चीज है। ये तुम्हारी हुआ करती थी मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ये कौन सी थी, ये तुम्हारी मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ये तुम्हारी क्या हुआ करती थी, ये तुम्हारी हुआ करती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो मैं तुमको यही बता रहा हूँ कि देखो बंगाल प्रेसिडेंसी में ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें हो रही थी कि हाँ मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारी सिस्टम लेकर आया गया, जिसमें क्या किया गया कि जो जमींदार हुआ करते थे वो जितना भी प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट से किन काम करते थे कि जो भी काम करने वाले जो भी लेबरर्स है उनसे काम कराएंगे, जबरदस्ती काम कराएंगे, उनसे पूरा पैसा निकालेंगे, वो सारी चीजें देंगे। तो ये कुछ हद तक करते भी थे। लेकिन अगर मान लो कि अगर किसी भी तरीके से अगर पैसा कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो निगाहें ये ब्रिटेन के पास तो जाएगी, ब्रिटिश के ऑफिशियल्स के पास तो जाएगी कि जमींदार साहब आप तो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब वो तो कर नहीं पा रहे, पूरा निकाल नहीं पा रहे, तो हम आपकी ना आपका मतलब क्या कहते हैं कि वो ही हटा देंगे, आपका जो मतलब क्या कहते हैं कि आपको जो पोस्ट दे रखी जमींदारी की वो भी हटा देंगे। तो उन्होंने कुछ इस हिसाब से रेवेन्यू सेटलमेंट लेकर आए थे, जिसकी वजह से क्या होता कि हमारे लिए जमींदार जो हो गए थे, जो उनके साथ जो लंबरदार हुआ करते थे वो सब हमारे लिए एक तरीके से दुश्मन भी हो गए थे। लेकिन सारे जमींदार मतलब क्या कहते खराब भी नहीं थे। कुछ लोगों ने मतलब क्या कहते ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। तो वो कौन से थे कौन से नहीं थे वो मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं हिस्ट्री के सेक्शन में पढ़ाऊंगा। तो जो जमींदारी हुआ करती थी वो जमींदारी के अंदर एक एटीट्यूड हुआ करता था कि हाँ वो जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, जो भी मतलब क्या कहते हैं कि सामान निकाल पा रहे हैं उस पर्टिकुलर उस एरिया से, वो सारा लाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्रिटिश को देंगे। और अगर वो नहीं दे पाएंगे तो ब्रिटिश उनको मतलब क्या कहते हैं कि इस जमींदारी से चीजों को हटा देगी, उस चीज से उनको पोस्ट को हटा देगी। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी मतलब कि उनको अपनी इज्जत का इन सब चीज को लेकर वो और ज्यादा प्रताड़ना करते थे। और ऊपर से इंडिया में उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी भी कम हो गई थी और कहीं ना कहीं हम लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटीज को भी वीक कर दिया था, फर्टिलाइजर आता नहीं था हमारे पास, और ऊपर से फार्मर की दुर्दशा और भी खराब हो गई थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हम लोग रख नहीं पा रहे थे। इवन जो हम लोग मतलब फूड क्रॉप करते थे, फूड क्रॉप का मतलब क्या होता है भैया, ऐसी क्रॉप जो हम लोग खा सकते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सारी जो मतलब मान लो कि बार्ले हो गया, इन सब जो हम लोग किया करते थे वो चेंज होकर अब किस में होगी, अब वो हमारी कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई। कैश क्रॉप्स जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ शुगर केन हो गया, रबड़ हो गया,
ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कॉफी हो गया तुम्हारा, मतलब मान लो कि मैं टी हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि इस फूड क्रॉप से इस कैश क्रॉप में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को पैसा सबसे ज्यादा इन चीजों से मिल रहा था। तो अगर वो जानबूझ के हम लोगों से ये चीजें उगवाएंगे तो मुझे बताओ एक टाइम ऐसा जरूर आएगा ना कि जब इंडिया के पास राइस व्हीट और ये खाने की चीजें कम हो जाएंगी तो इंडिया भुखमरी की हालात में मरेगा। बताओ मुझे, हाँ मरेगा भैया। कि नहीं मरेगा? तभी हमारे इंडिया में तुमने देखा होगा कि ब्रिटिश के टाइम में फैमाइन बहुत आया करते थे। क्या आते थे? फैमाइन बहुत आया करते थे, भुखमरी बहुत आती थी और इसमें लाखों लाखों लोग मर जाते थे। ये सबसे बड़े मतलब क्या कहते हैं मर्डरर्स ऑफ इंडिया हो रखे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज है। तो अभी अगर मैं तुमको इसके बारे में और अच्छे से बताऊं तो तुम ये देखो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इसमें हमको बता रखा है कि जब फ्रेंच ट्रेवलर तुम्हारे बर्नियर आए थे, जब वो बंगाल में गए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैंने यार दो चीजें नोटिस की कि अगर मैं केवल बंगाल की दो जगह विजिट कर लूं और मैं ये बंगाल की अगर कोई दो जगह भी विजिट कर लूंगा ना तो वो पूरे इजिप्ट से भी ज्यादा अमीर होगे, पूरे इजिप्ट कंट्री से भी ज्यादा अमीर होगे। क्योंकि बंगाल जैसे उस जगह में केवल दो मतलब ये एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी इतना ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, इतना ज्यादा अबंडेंस होता था कॉटन का, सिल्क का, राइस का, बटर का। और वो अपनी कंजम्पशन के लिए व्हीट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ग्रेन हो गया, कबूतर हो गए, डक्स हो गए, चीज हो गए, गोट हो गई, अलग अलग टाइप की तुम्हारी फिशेज हो गई, है ना। राजमहल पहाड़ी जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं राजमहल हिल, याद रख लेना। अभी मैं तुमको उसको बताऊंगा जियोग्राफी में। ये जो राजमहल हिल है तुम्हारी झारखंड में पाई जाती है। इस राजमहल हिल से लेकर मतलब क्या कहते हैं गंगा के किनारों तक इतनी छोटी छोटी कैनाल्स बनाई गई थी, वो सब बनाई गई थी जो इरिगेट करा करती थी और तुम्हारे भारत को बूम किया करती थी। मतलब कि बंगाल का केवल दो डिस्ट्रिक्ट पूरे इजिप्ट के मतलब देश के बराबर इतने जैसे मतलब ताकत रखता था, इतनी ज्यादा वो रखता था, हिम्मत रखता था। ये चीज है। तो एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी की अगर बात की जाएगी तो हमारी जो इंडिया थी बहुत डेवलप्ड था उस समय। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश इंडिया हमारे अंदर आई हमारी चीजें बर्बाद हुई। और अगर आज हम 200 साल के बाद देखते हैं तो हमको इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है। ये हमारी एग्रीकल्चरल मतलब क्या कहते हैं सेक्टर का तुम्हारे ब्रिटिश रूल के टाइम में राज हुआ करता था। और अगर तुम्हें इसके बारे में और अच्छे से चीजें जानना है और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई बुक इंडिया डिवाइडेड, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखी है। यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, हर जगह क्वेश्चन पूछता है। इवन तुम्हारी ये आरसी दत्त की किताब जो कि तुम्हारी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और तुम इससे भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो देखो इनमें ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये वही वर्क दीज आउट का मतलब क्या है, इनमें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला है कि एक मैप बनाओ, ब्रिटिश इंडिया का मैप बनाओ और आज के इंडिपेंडेंट इंडिया का मैप बनाओ और कंपेयर करो कि कौन सा पार्ट है जो पाकिस्तान में चला गया और वो पाकिस्तान में पार्ट जाने की वजह से इंडिया को कितना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो रहा है। अगर मैं तुमको इस सिंपल सा अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ, अगर मैं तुमको आंसर बताना चाहूँ तो चलो पहले एक वर्ल्ड मैप बनाते हैं। पहले के टाइम में जो इंडिया हुआ करता था वो इंडिया इतना ही नहीं हुआ करता था। वो इंडिया लगभग 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 मतलब क्या कहते हैं कि इतना बड़ा हुआ करता था। मत समझ रहे हो, इतना बड़ा हुआ करता था। और अभी अगर मैं इसी मैप को जूम करके अगर मैं तुमको दिखा दूं, मैं अगर बना देता हूँ इंडिया बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ तो तुमको पता चलेगा कि ये जो तुम्हारी रिवर्स है, ये जो रिवर निकल रही है जो तुम्हारी तिब्बतन प्लेटू से निकल रही है, इसमें बहुत सारी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं इंडस रिवर जा रही है, सतलज रिवर जा रही है। तो ये जो पार्ट है ये काफी फर्टाइल एरिया है पाकिस्तान का। ये जो पार्ट है इंडस वैली वाला जो पार्ट है ये तुम्हारी इसमें क्या है एलुविलियल सॉइल पाई जाती है। मैंने बताया था ना कि जो तुम्हारी हिमालयन से जो रिवर निकलती है वो तुम्हारी एलुविलियल सॉइल निकलती है और वो एलुविलियल सॉइल काफी ज्यादा फर्टिलाइज होती है, उसमें हम लोग काफी ज्यादा वो कर सकते हैं। और सोचो जब अंग्रेज तुम्हारे 1947 में गए और जब तुम्हारे इंडिया डिवाइड हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो कहीं ना कहीं हमने इस एग्रीकल्चरल आउटपुट को हमने खो दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं तुमको सच सच बताऊं जो हमारा आउटपुट है, और एक आउटपुट की मैं बात कर देता हूं। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूं कि मेरा ये फार्म है, ये 500 स्क्वायर फीट का है और एक यही फार्म है 500 स्क्वायर फीट जो तुम्हारा इजराइल में पाया जाता है। तो इजराइल में इससे तो वो 100 टन निकाल लेंगे खाना, लेकिन अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हम केवल 20 टन ही निकाल लेंगे। तो सेम जगह पानी हमारे पास ज्यादा, इजराइल के पास पानी भी कुछ नहीं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जहां आज के टाइम में हम लोग लैक करके ये सारी चीजें हम लोग मतलब क्या कहते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो पहले मेरे को बताओ जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो लॉस हुआ इंडिया को, उससे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछो, या फिर कोई भी तुम्हारे अंदर थॉट आ रहा है तो वो मेरे से डिस्कशन करो। भैया प्रेसिडेंसी वाला एक बार फिर से बताना जरा, प्रेसिडेंसी वाला। ठीक, वेरी गुड। देखो प्रेसिडेंसी का मतलब ये होता है जब अंग्रेज, जब मतलब कि जब ये लोग अंग्रेज आए थे, जब ब्रिटिश वाले आए थे
तो इनको भारत में राज करना था। अब ये पूरे भारत में राज तो कर नहीं सकते, क्योंकि जगह जगह वो रखे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया था, फ्यूडल लॉर्ड्स बना दिए थे। फ्यूडल लॉर्ड्स का मतलब वो होता है ऐसे लोग जो आपके अंडर काम करेंगे, जैसे मान लो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के अंदर टीचर, ये चीज है। तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ इन एरिया में, इन एरिया में, है ना, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, है ना, इस जगह, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे ये जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि मराठा अंपायर के लोग हो गए, है ना, ये सारी चीजें हो गई। तो इन लोगों ने मतलब क्या कहते हैं यहाँ फ्यूडल लॉर्ड्स बना दिए थे। लेकिन यहाँ इनका क्या होता था, यहाँ इनका डायरेक्ट राज चलता था, है ना। अगर मैं तुमको बोलूं तो यहाँ एक अवध रीजन भी होता था। यहाँ अगर मैं बोलूं तो ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन भी होता था, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन। तो यहाँ तुम्हारे ब्रिटिश का डायरेक्टली राज हुआ करता था। अगर डायरेक्टली राज है तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ अपने ऑफिशियल्स को और ज्यादा हायर करेंगे, और ज्यादा रखेंगे। तो इन्होंने यहाँ मतलब क्या कहते हैं कि इन्होंने अपने वाइस रॉयस को रखा था। तो हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं कि यार ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये एक बंगाल वाला रीजन है। समझ रहे हो? ये कौन सा रीजन है? ये बंगाल वाला रीजन है। ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा मद्रास रीजन है। और ये कौन सा रीजन है? ये तुम्हारा एक बॉम्बे रीजन है। तो मतलब बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, बंगाल की प्रेसिडेंसी और तुम्हारे मद्रास की प्रेसिडेंसी, तो ये तुम्हारे लोकेशन वाइज डिवाइड हो रखी है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया, कोई डाउट तो नहीं? नहीं। ठीक है, तो ये चीज, इस चीज को समझ लेना कि कैसे हम लोगों ने कॉमर्शियल क्रॉप को डुबाने की वजह से हम लोगों ने अपनी ही चीजों को मतलब खो दिया। सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल होने लगा ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं फ्लड कंट्रोल को लेकर कुछ चीजें हुई नहीं, और धीरे 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 मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग इंडस्ट्रियली जो ये मतलब सॉरी जो एग्रीकल्चरली है वो हम लोग वीक होने लगे। समझे? अब अगर वर्कआउट दिस में, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन में जाऊं तो उसमें बोल रखा है कि ऐसे कौन कौन से रेवेन्यू सेटलमेंट है। ऐसे 3 रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ करते थे। एक तरीके का तुम्हारे लिए होमवर्क है जो तुम्हारे ब्रिटिश अंपायर लेकर आए। जैसे तुमने अभी एक परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था जिसमें जमींदारी सिस्टम आया था। ठीक, ऐसे तुम्हारा खाद, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक रोयतवारी सिस्टम हुआ करता था। रोयतवारी सिस्टम में मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे लोग है डायरेक्टली ही मतलब क्या कहते हैं ब्रिटिश को अपना टैक्स दे सकते थे, जमींदार को देने का टैक्स नहीं करता था। तो एक तुम्हारा परमानेंट सेटलमेंट हो गया, एक रोयतवारी सेटलमेंट हो गया, और एक तीसरा सेटलमेंट है, उसके बारे में अच्छा बस केवल मेरे को इतना बता देना, ये चीज है। और उसमें ये बोला गया कि इन इम्प्लीमेंट को कहाँ और किस इफेक्ट के साथ मतलब क्या कहते हैं कि इंप्लीमेंट किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंडिया के सिनेरियो में करंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ये सेटलमेंट आज के टाइम में कहाँ है, कितनी दूर दूर तक है, ये सारी चीजें हो गई। तो तुमको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस चीज को समझना पड़ेगा, तुमको एग्रीकल्चरल मैप बनाना पड़ेगा ब्रिटिश इंडिया का, ताकि तुम और अच्छे से समझ सको। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ भैया, हाँ हाँ। आ गया? तो ठीक है, अब आओ तुम वेबसाइट में आओ। अब इसमें तुम जाओ लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल और एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ मतलब एग्रीकल्चरल ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम। तो इसमें जब तुम जाओगे तो इसमें जाने के बाद मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हें वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं कि यहाँ टॉपिक एंड क्विजेज, इस टॉपिक एंड क्विजेज में जाके यहाँ जल्दी से मतलब क्या कहते हैं कि सॉल्व करो, जल्दी जाओ। ठीक है, एग्रीकल्चरल हो गया। अब आ जाओ हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्री सेक्टर को इन्होंने बहुत ही तगड़ी तरीके से हमारे देश को हैम्पर किया। ठीक है, देखो अगर मैं एग्रीकल्चर का केस लूं और इंडस्ट्री के सेंस में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग को लूं, तो एकदम बात बराबर ही हो रखी है। देखने में जरूर लगता है कि हाँ तुम्हारे ब्रिटिश के टाइम में इंडस्ट्रियल बेस जो था थोड़ा सा मतलब डेवलप्ड हुआ था, लेकिन उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था वो, बल्कि उन्होंने अपने लिए ही डेवलप करने की कोशिश की थी। अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया की जितनी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो बहुत ही ज्यादा प्राइम थी। वो इतनी ज्यादा प्राइम थी कि हमें मालूम है कि रॉयल लोग पहनते थे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ब्रिटिश वाले आए, हमारे पास कोई मॉडर्न इंडस्ट्री थी नहीं। मॉडर्न रेवोल्यूशन चल रहा था ब्रिटेन में, तुम्हारा ब्रिटिश में। तो धीरे 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 करके क्या होगा, एक सिस्टमेटिकली हमारे इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। उन्होंने बहुत तगड़ी तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज की कमर को तोड़ दिया। और उन्होंने ऐसा कैसे किया, उन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया कि इंडिया से एक्सपोर्ट हार्ड कर दिया, मेयर एक्सपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट बहुत कम कर दिया और इंपोर्ट ज्यादा करने लगे। और अगर इंपोर्ट करते थे तो रॉ मटेरियल करते थे। और अगर मान लो कि अगर कोई भी चीज ऐसी होती थी जो मतलब ब्रिटेन की इंडस्ट्री से बनकर आती थी चीप में, तो वो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या कर रही थी, धीरे 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 मतलब क्या कहते कहीं ना कहीं तरीके से पूरा तोड़ चुकी थी। तो ये जो कॉन्टिन्यूड इनका एक्सपेंशन था, इस तरीके से इन्होंने जो अपना मैक्सिमम एडवांटेज निकाला है, उन्होंने बस केवल अपने ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के लिए, ब्रिटेन की
लोगों के लिए निकाला था। इकोनॉमिक सिनेरियो में देखा जाए तो जो हमारी इंडिजीनियस मतलब कि जो भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनमें बहुत ही ज्यादा मतलब दुर्दशा हो गई थी। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ अगर इंडिया में अगर कोई इंडस्ट्री खुलती है तो अगर इंडिया में इंडस्ट्री खुली तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ लोग काम करेंगे, यहाँ अगर लोग काम करेंगे तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि यहीं की इंडस्ट्री बंद हो जा रही, क्यों? क्योंकि यहाँ का लोग सामान खरीद रहे ही नहीं रहे, लोग यहाँ से कुछ चीजें परचेज ही नहीं कर रहे, बाहर से सामान आ रहा है, तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर ये इंडस्ट्री खत्म हो गई तो फिर एम्प्लॉयमेंट बचेगा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बचेगा। तो जैसे एग्रीकल्चर में तो चलो मान लो कि मैं बोलता था कि उस समय 85% की पॉपुलेशन थी, अब वो मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा फूड क्रॉप से वो तुम्हारे कैश क्रॉप में आ गए, तो फेमाइन आने लगा। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बोलता हूँ कि जो कि तुम्हारी 15% इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन हुआ करती थी, वो क्या हो गई, वो इंडिजीनियसली हटने लगी। हमारे उसमें मैसिव एक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। हमारी जो इंडियन कंज्यूमर मार्केट थी, जो हमारी मार्केट थी, वो कहीं ना कहीं मतलब कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। हमारे जितने लोकल गुड्स थे अब उन्हें कुछ भी लोग खरीद नहीं रहे थे। तभी इसी वजह से तुम्हारा 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जैसे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे वो निकाले गए, किसके बिहाफ में, जब तुम्हारे बंगाल का पार्टीशन हुआ था, अगर तुम्हें क्लास 10th का अगर तुम्हें ये टॉपिक याद हो, है ना, तो ये सब क्या थे, ये स्वदेशी मूवमेंट, ये सब इन्हीं मूवमेंट का मतलब स्वराज मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ये सब इसी सेंस में आए थे कि हम लोग अपने फिर से वही इंडिजीनियस, वही मतलब क्या कहते हैं, वही अपने घर की बनी हुई सारी चीजें हम उनका ही हैंडीक्राफ्ट पहनेंगे, उनका ही वो करेंगे, ताकि हमारे लोगों का मतलब क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे। तो वो कुछ इस तरीके से उन्होंने हमारे मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से कलेक्टिवली उन्होंने हम लोग को मतलब तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। और अगर मैं बात करता हूँ कि चलो ठीक है अंग्रेजों की ये बात की बात है ना, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि 1950 तक की अभी तक की हम लोग बात डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मैं सेकंड हाफ की बात करता हूँ मतलब कि 1951 से लेकर 2000 की बात करता हूँ, तब हमारे उसमें अंग्रेज नहीं थे। तब इंडिया ने क्या करना स्टार्ट किया, मतलब कि भारत आजाद होने के बाद, भारत आजाद होने के बाद इंडिया ने ट्राई किया कि लाओ मॉडर्न इंडस्ट्रीज को लेकर आया जाए। धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस करना मतलब क्या कहते हैं कि स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में हमने कॉटन इंडस्ट्री खोली, जूट इंडस्ट्री खोली, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में तो वैसे भी डोमिनेटेड हुआ करती थी। हमने वेस्टर्न पार्ट मतलब कि तुम्हारे महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, यहाँ हमने कॉटन इंडस्ट्री खोली। जूट इंडस्ट्री हमने कहा खोली, हमने बंगाल में खोली, है ना, बंगाल जैसी मतलब क्या कहते हैं आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा जो तुम्हारा जूट प्रोड्यूस होता है तुम्हारा बंगाल से प्रोड्यूस होता है, तो हमने जूट इंडस्ट्री हमने बंगाल में खोली। ये चीज है, हमने धीरे धीरे करके हमने स्टील इंडस्ट्रीज खोली। स्टील इंडस्ट्रीज हमने 20th सेंचुरी में स्टार्ट की हमने, मतलब कि 1900 के बाद में 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी कितना होता है वही भैया, मतलब कि आपका 1900 से लेकर 2000 के बीच में, है ना, ये हो गया 21st सेंचुरी। ये तो वहां हमने क्या देखा, नहीं सॉरी 21st सेंचुरी तुम्हारा कितना देगा, 2000 से लेकर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 2100 तक हो जाएगा। तो मतलब 20th सेंचुरी में 1907 में हमने इस तरीके की कंपनी डाली टिस्को, जिसका नाम है तुम्हारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये स्टील कंपनी क्या करती थी, हमारे भारत को स्टील प्रोड्यूस करके देती थी, तभी आज के टाइम में तुमको टाटा इतना बूम दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा। इसके साथ साथ हमने शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मतलब कि कहीं ना कहीं हमने भारत आजाद होने के बाद हम लोगों ने समझ लिया था कि अगर हमें अपने देश का पैसा बचाना है तो हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम करना पड़ेगा, उसको और ज्यादा मतलब क्या कहते हैं और ज्यादा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी अगर इंडस्ट्री बनती है ना, तो उस पीछे इंडस्ट्री बनने के पीछे एक और इंडस्ट्री काम में आती है, जो उस इंडस्ट्री का नाम है तुम्हारा कैपिटल गुड इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का काम ये होता है कि कहीं भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो हम उसे वो मशीनरी प्रोवाइड करें। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि यार मेरे को कॉटन के कपड़े बनाने, कॉटन इंडस्ट्री खोलना है, तो कॉटन के कपड़े बनाना है तो कॉटन की मशीनें मुझको चाहिए जो ये चीजें करके दे। तो वो जो तुम्हारी इंडस्ट्री होती है वो कॉटन कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज करती है, मतलब कि आपकी मशीनरीज को बनाना, आपके टूल्स को बनाना, ये सारे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज के पार्ट होते हैं, जो कि आपके करंट आर्टिकल के कंजम्पशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और आज इंडिया में इस तरीके की काफी ज्यादा हम लोगों ने खोल रखे। लेकिन अगर देखा जाए तो होलसेल डिस्प्लेसमेंट अभी जो देखा जाए इंडिया में ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का अभी तक कोई भी नहीं बन रखा। इतना जान लो कि जब हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ करती है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के जीडीपी में जो मतलब हमारे पूरे इंडिया की जो मतलब क्या कहते हैं कि इनकम हो रखी है उसमें वो कैलकुलेशन देती है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड,
नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जितने भी अभी तुमको मतलब इस तरीके से वर्ड आएंगे, ये तुम्हारे इकोनॉमिक्स की अभी मतलब क्या कहते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुमको मैं अच्छे से बताऊंगा ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं इनकी इस तरीके की बिहेवियर की वजह से, अंग्रेजों की बिहेवियर की वजह से हमारा काफी बार ड्रॉबैक आज भी हमको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को पड़ता है। जैसे आज के टाइम में भी काफी सारे लोग ऐसे हो रखे हैं कि वो बाहर के फॉरेन के गुड्स को एक्सेप्ट करते हैं, फॉरेन के गुड्स के कपड़े को पहनते हैं, फॉरेन के गुड्स को वो चीजें करते हैं, तब भी हमारी मतलब क्या कहते हैं जो हमारा इनकम है, जो पैसा है वो बाहर जाता है, और कहीं ना कहीं ये ट्रेड डेफिसिट का कारण भी बन जाता है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया हाँ आ गया। और ये जो तुम्हारी सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये केवल इसी में नहीं है। अगर मैं बात करता हूं कि 1950 के बाद इन्होंने इस चीज में तो पार्टिसिपेशन किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने रेलवे में ज्यादा फोकस किया, इन्होंने पावर जनरेशन में ज्यादा फोकस किया, इन्होंने कम्युनिकेशन में ज्यादा फोकस किया, पोर्ट में भी ज्यादा फोकस किया। और ये कहीं ना कहीं जरूरी भी था, क्योंकि ये देश को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, देश को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका एक साथ आना जरूरी भी था। तो एकदम स्ट्रक्चर वाइज में तुम्हारे मतलब मेरा मानना है कि तुम्हारे नेहरू गांधी की गवर्नमेंट ने इसको बहुत सही लेकर गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी वर्कआउट दिस क्वेश्चन में तुमको बोला गया कि मुझे एक लिस्ट दो, प्रिपेयर करके दो कि आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ कहाँ सेटअप है, और जो पहले के टाइम में जो सबसे पहले मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हुई थी वो कहाँ हुई थी, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। जितने भी तुम्हारे सीए वाले लड़के उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ना ये चीज है। और वो पूछ रहा है कि अगर जैसे मैं बोलता हूँ टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि इस समय जमशेदपुर में हो रखी है झारखंड में, उसके पीछे क्या रीजन है कि वो वहीं जाके मतलब सेटिंग अप की गई है, उसको वहीं डाला गया। उसके और कोई जगह डाल देते, उत्तर प्रदेश में डाल देते, लेकिन हमने उसको झारखंड में क्यों डाला, है ना। तो ये सारी चीजें तुमको इसको बताना लगेगा। और भी इसके अलावा और कितनी भी आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज है जो इंडिया की करंट लोकेशन में पाई जाती है, क्या और भी मतलब स्टील फैक्ट्रीज है जो तुम्हारे वर्ल्ड की उसमें बेस्ट में हो रखी है, इंडिया की कहाँ क्या पोजीशन हो रखी है। तुम्हारे ग्रीन स्टील अभी यूरोप में क्या चल रहा है, यूरोप में ये बोला जा रहा है कि हम ना कार्बन एमिशन को कम करेंगे, कार्बन एमिशन को कम करेंगे तो हम उन चीजों को खरीदेंगे जिनमें मतलब कार्बन कम निकला है, कार्बन मतलब ज्यादा यूज नहीं किया। कार्बन मतलब क्या, कोयला। और जब ग्रीन स्टील बनता है तो कोयला का बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से अब अगर मान लो कि वो कोयला अगर हमारे यहाँ का स्टील नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पैसा का लॉस होगा। और अगर मान लो कि स्टील हम खरीदेंगे भी हमसे तो बहुत ज्यादा बैरियर लगा देंगे, ट्रेड बैरियर्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होने वाला है। तो इस चीज को हम लोग कंटिन्यूअसली यूरोप से टॉक कर रहे हैं। और जो ये इंडस्ट्री होती है स्टील इंडस्ट्री, जिसमें आप जो मतलब स्टील निकालते हो, आयरन निकालते हो कार्बन का एमिशन कम करके, तो ऐसी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं स्टील को बोला जाता है तुम्हारी ग्रीन मतलब स्टील बोला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैप में तुमको बताना है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री, जैसे कानपुर की टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री, तुम्हारे कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ बोला जाता था, ठीक है। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ कोयम्बटूर तमिलनाडु में बोला जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब क्या कहते हैं कि तुमको बता समझनी है, इस वर्कआउट दिस क्वेश्चन में तुमको करना है एक तरीके से। तो पहले मेरे को बताओ ये जो तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया, चलो गुड। अब आजा मैं तुमको ले चलता हूँ तुम्हारे फॉरेन ट्रेड्स की तरफ से। देखो इंडिया ना हमेशा से एशियन टाइम से बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग सेंटर रहा है। अगर तुम लोग को याद हो तो मैं तुमसे बोलता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता हुआ करती थी, बहुत पुरानी सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे डेवलप्ड सभ्यता हुआ करती थी। आज भी तुम जाओगे लोथल जैसी गुजरात जगह डिस्ट्रिक्ट में, वहां तुमको मतलब क्या कहते हैं कि डॉकयार्ड मिलेगा। डॉकयार्ड मतलब जहां नाव खड़ी हुआ करती थी, ये सारी चीजें। वो डॉकयार्ड जो कभी जिंदगी में बहुत पुरानी है, वो जाया करती थी मेसोपोटामिया, तुम्हारे इजिप्ट जाया करती थी, अरब जाया करती थी। तो मतलब क्या इंडिया का जो ट्रेड हुआ करता था बहुत ज्यादा बूम हुआ करता था, ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद इन्होंने कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लेकर आ गए हमारी कॉमोडिटी को लेकर कि जो हम सामान मंगाते, हम लोग जो सामान करते हैं उसको ये लोग नहीं खरीदेंगे, उसको ये चीज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इस इंडस्ट्रीज को एडवर्सली अफेक्ट किया, हमारे पूरे पूरे फॉरेन ट्रेड को इन्होंने ध्वस्त नहश कर दिया। इंडिया को इन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से हमारे जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट होते थे, रॉ सिल्क, वाटर, ठीक है, वूल, शुगर, इंडिको, इनमें मतलब क्या कहते हैं कि इसमें हमको एक्सपोर्ट करने के लिए
हमारा मतलब क्या कहते हैं ब्रिटेन के साथ नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन से ही सामान मंगा के हमको ही महंगे दाम में बेचते थे। ये सारी चीजें करने लगे थे। ठीक है, इंडिया के टर्म में इन्होंने जितनी भी मशीनरी थी, जितनी भी लाइट वुड मशीनरी इन्होंने अपने यहाँ इंट्रोड्यूस की, और उसके सेंस को इन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि खूब सस्ता सस्ता सामान भेजा, ये सारी चीजें की। मतलब कि अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं कराते थे, लेकिन हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन इन्होंने इतना भी ज्यादा अदर कंट्रीज के साथ नहीं किया। इन्होंने इंडिया का जो ट्रेड है बाकी अदर कंट्रीज के साथ खुला रखा, जैसे कि चाइना हो गया, तुम्हारा श्रीलंका हो गया। श्रीलंका को पहले के टाइम में बोला जाता था सेलियन बोला जाता था, पर्शिया हो गया। इस तरीके से इन्होंने मतलब क्या कहते हैं इंडिया के गेट खोल रखे थे कि ताकि इंडिया में कुछ हद तक पैसा आता रहे, लेकिन ब्रिटिश कमजोर ना हो पाए। इस वजह से उन्होंने मतलब क्या किया कि हाँ, इंडिया से एक्सपोर्टेड सामान जो जाएगा बहुत ही महंगा जाएगा, ताकि वहां के लोग खरीदे ना, वो ब्रिटिश का ही सामान खरीदे। और ब्रिटिश जो इंडिया में सामान आएगा उसका ट्रेड हटा देंगे, इतना हटा देंगे, ट्रेड डिस्प्यूट इतना हटा देंगे कि मतलब कि जो इंडिया में सामान बिके इतना सस्ता बिके कि इंडिया वाले उसको खरीदे ना पाए। तो ये कुछ ये इस हिसाब से फॉरेन ट्रेड करते थे। और जब वो फॉरेन ट्रेड करवाते थे इंडिया का किसी दूसरी कंट्री से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सिलियन हो, या फिर मान लो कि मैं अरब कंट्री में पर्शियन को बोलता हूँ, तो वो स्विस कैनाल के थ्रू कराते थे। स्विस कैनाल मतलब क्या कहते हैं कि उस समय तुम्हारे डेवलप हुई थी, उस समय तुम्हारी निकली हुई थी। अगर मैं तुमको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, तो वर्ल्ड मैप में तुम अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ये जो रीजन दिख रहा है, ये रीजन कौन सा है? ये तुम्हारा मेडिटेरियन सी है, याद है? इसको क्या बोलते हैं? ये जो सी है रखा है यहाँ तुम्हारा पाया जाता है मेडिटेरेनियन सी पाया जाता है। ये जो तुम्हारी कंट्री है ये है तुम्हारी ब्रिटेन हो रखी है ना। मान लो कि अगर इनको अगर यहाँ से कोई सामान पहुंचाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है ना, तो अगर मान लो कि भाई हम तो चाहते हैं कि यार एक्सपोर्ट हो, है ना, और वहां से इंपोर्ट कम हो, हम ये हमेशा से चाहते थे। तो यार इंपोर्ट ये पहले कैसे करते थे ब्रिटिश वाले? पहले ऐसे जाते थे घूम के, ऐसे जाके इंडिया को ऐसे एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि ये जो तुम देख रहे हो ये वाला जो पास है ये अब खुल गया। इस पास को बोला जाता है स्विस कैनाल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्विस कैनाल बोला जाता है। ये यहाँ जो तुम्हारा पानी पाया जाता है ये है तुम्हारा रेड सी। इस रेड सी के थ्रू अब ये लोग क्या करने लगे कि यहाँ से आते थे सी लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ से पास करके यहाँ आ जाते थे। तो इनके लिए डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई, तो अब इनके लिए इंपोर्ट का खर्चा भी कम हो गया, ये सारी चीजें कम हो गई। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब कि जो ओपनिंग है स्विस कैनाल में, इसमें इन्होंने इसका फायदा उठाया। ये देखो है ना, ये क्या है? ये तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम है, और इस यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने ये रास्ता अपनाया, और ये तुम्हारा ये जो सी है मेडिटेरियन सी है, और ये तुम्हारा स्विस कैनाल है। स्विस कैनाल एक इस्थिस्मस है, मतलब कि एक ऐसी जगह जो कोई दो बड़ी चीजों को जोड़ती है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक ये बड़ी चीज है और एक ये बड़ी चीज है, तो ये जो छोटा सा गैप है ना, इस गैप को बोला जाता है इस्थिस्मस बोला जाता है। तो ये जो इस्थिस्मस है ये स्विस इस्थिस्मस है, इसी वजह से इसको बोला जाता है स्विस कैनाल बोला जाता है। और ये किन दो बड़ी चीजों को जोड़ रहा है? एक तुम्हारे अरब रीजन को जोड़ रहा है और एक तुम्हारे अफ्रीका रीजन को जोड़ रहा है। तो ये जो तुम्हारा पैटर्न है ये यहाँ यूके से गया, यूके से जाने के बाद ये मेडिटेरियन से होने के बाद ये तुम्हारे रेड सी से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए, ये बड़े आराम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे इंडिया में आ गया। अभी रिसेंटली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा पास है, ये अगर तुमको याद हो तो अभी ईरान जहाँ तुम्हारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, तो बोला गया था कि ऐसी कौन सी कंट्री है कि अगर मैं ईरान से निकलूंगा तो मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईस्ट में जाना पड़ेगा। तो तुम्हें कंट्रीज पता होनी चाहिए कि ओमान कहाँ है, लीबिया कहाँ हो रखा है, तुम्हारा इजिप्ट कहाँ हो रखा है। तो ये धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। तो स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। ये पहले ये पूरा मतलब किसको काट काट के बनाया गया, धरती को काट काट के मतलब समुद्र को जोड़ा गया, जो कि क्या कर रहा है मेडिटेरियन सी को तुम्हारे गल्फ ऑफ स्विस मतलब कि रेड सी से तुम्हारा जोड़ता है, जो कि डायरेक्टली ऑपरेट कर सकता है यूरोप से, अमेरिका से, साउथ एशिया से, कि वो डायरेक्टली ट्रेड कर सके विद द हेल्प ऑफ ओशियन। ये तो ये जब ओपन हुआ था तब उस समय ईयर था तुम्हारा 1869। तो इस चीज का फायदा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर ने इसका उठाया था। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो जो कॉलोनियल पीरियड था, इस कॉलोनियल पीरियड में हमने कुछ ऐसा भी नहीं कि हमने कुछ चीजें की भी नहीं, हमने लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस भी कर रखा। लेकिन वो जो लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था ना, वो हम पे ही आ रहा था। जैसे हम लोग सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करते थे? हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ग्रेन, खाना, क्लोथ एक्सपोर्ट करते थे, कैरोसिन एक्सपोर्ट करते थे। अब मुझे तो खाना, कैरोसिन, इन चीजों से हमारे पास ज्यादा पैसा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इतना पैसा नहीं आ पाता था कि इंडिया के पास सिल्वर गोल्ड दोबारा फिर से आ जाए, हम लोग फिर से अमीर हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंसेस ही बड़े चले जा रहे थे। ऊपर से अगर मान लो कि कहीं ब्रिटिश फाइट कर रहा है तो हमारे ट्रेड के लिए पैसे बढ़ा दिए, हमसे और ज्यादा टैक्स लेने लगे। तो धीरे 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 कर करके इन्होंने जो ये इनविजिबल आइटम्स पे जो तरह तरह के जो इन्होंने एक्सपेंसेस जोड़े, वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की
ड्रेन ऑफ वेल्थ का कारण रहे कि हमारे पैसे को ले जाके इन्होंने पूरी तरीके से अपने पल्क में इन्होंने इस्तेमाल कर रखा। अभी वर्कआउट दिस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो देखो उन्होंने कैसे क्वेश्चन बना रखे, उन्होंने बोला है कि मुझे ऐसे आइटम बताओ जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे और इंडिया में इंपोर्ट होते थे ब्रिटिश रूल में, है ना, समझ में आ गया। और बोला गया कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो इकोनॉमिक सर्वे से। हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सीए वालों के लिए, यूपीएससी वालों के लिए, कि जो तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज करता है, तो वो कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और तुम्हारा जो कि तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो ये जब भी रिलीज करता है ये तुम्हें बताता है कि उस साल हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया। तो उसके बेसिस पे तुमको कंपेयर करना है कि इंडिया प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से और आज के टाइम में हम लोग कितना मतलब क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना बल्क क्वांटिटी में, ऐसे कौन कौन से हमारे पोर्ट है, इंडिया में पोर्ट है जो सबसे ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। आज के टाइम में हमारे इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने 13 मेजर पोर्ट के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा रखा था, जिसमें तुम्हारा कांडला पोर्ट था, मुंबई पोर्ट था, विशाखापट्टनम पोर्ट था, कोची पोर्ट था, ठीक है, तुम्हारा मतलब वेल्लोर पोर्ट था, तुम्हारा कोलकाता पोर्ट था। अगर तुम सब याद हो रहा हो तो ये 13 मेजर पोर्ट्स के बारे में इसमें ये सारी चीजें पूछ सकती हैं, समझ रहे हो। तो तुमको रिलेटिव स्टडी करना है। तो पहले मेरे को बताओ तुम्हारा सबसे पहले मैंने एग्रीकल्चरल वाला मैंने बता दिया कि एग्रीकल्चर को लेकर इन्होंने कैसे मतलब अच्छा खासा परेशान किया। फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि फिर हमने ये इंडस्ट्री वाला पढ़ दिया। फिर इंडस्ट्री के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कि हमने ये फॉरेन ट्रेड वाला पढ़ दिया। तो ये दो टॉपिक अभी क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, पहले मेरे को इतना बताओ अच्छे से। हो गए, चलो ठीक है, आओ एमसीक्यू में आओ। ठीक है, 3 सेक्टर पढ़ लिया हमने, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कि अभी हमने एक और सेक्टर पढ़ा। कौन सा सेक्टर पढ़ा बताओ, फॉरेन ट्रेड हो गया नहीं ये चीज। और हमने तीनों में ये बार बार तुम्हें बोला कि भारत की दुर्दशा खराब हो गई थी, भारत के लोगों की दुर्दशा खराब हो गई थी। तो ये जो भारत के लोग होते हैं ना, ये क्या होता है कि आपका अगर मैं उनके बारे में बता रहा हूँ तो मतलब मैं अपना डेमोग्राफिक कंडीशन बता रहा हूँ, लोगों के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि डेमोग्राफिक में जो वर्ड निकल कर आया है ये किससे निकल कर आया है, एक आपका डेमोस से निकल कर आया। डेमोस मतलब क्या होता है, पीपल होता है, और ग्राफिक मतलब ग्राफ, मतलब पीपल का ग्राफ बनाना कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि भारत में लोग कितने रहते हैं। तो इंडिया में सबसे पहली बार जब सेंसस किया गया, पता लगाया गया कि भारत में कैसे कैसे लोग हैं, कितनी कास्ट के हैं, क्या चीजें, तो वो 1881 में लगाया गया, है ना, जिसकी थ्रू मतलब क्या कहते हैं इन्होंने बहुत सारे लिमिटेशंस लगाने की कोशिश की। अनइवननेस हमको देखने को मिली हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में, और कुछ हद तक मतलब क्या कहते हैं सब्सिक्वेंटली फिर हमें क्या हुआ, फिर हमें समझ में आ गया, इनको भी समझ में आ गया कि अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है या फिर मतलब किसी भी तरीके से और इंडिया को यूटिलाइज करना है तो हर 10 साल में मतलब क्या कहते हैं कि वो करते रहो, मतलब कि हर 10 साल में अपना ये सेंसस निकालते रहो। और ये आज भी हम लोगों को उसमें होता है कि हर 10 साल में हम लोग अपना सेंसस कराते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से हमारा सेंसस नहीं हो पाएगा, तो हम लोग 2026-2027 में अब हम लोग करने वाले हैं। तो अब हम ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब लोगों की जो तुम्हारी लिविंग स्टैंडर्ड है उसका ट्रांजिशन ना 2 कंडीशन में देखेंगे। पहला कंडीशन तब जब वो 1921 से पहले का, और एक तब जब 1921 के बाद का हम लोग देखेंगे। तो हमें मालूम है कि पहले की तो हालत मतलब क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा लगभग मतलब खराब ही हो चुकी थी, है ना। ना तो मतलब क्या कहते हैं कि इनका पॉपुलेशन में अगर देखा जाए, अगर 1921 की हालत की बात करता हूँ और पॉपुलेशन का रेस्पेक्ट भी देखता हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि इंडिया का पॉपुलेशन भी कम था उस समय, है ना, और ग्रोथ भी स्टैग्नेंट हो रखी थी, है ना, और मतलब कि ग्रोथ उस समय ज्यादा हाई हो रखी थी 1921 के मुकाबले में। मतलब अगर देखा जाए थे तो तब भी अंग्रेज, लेकिन 1921 के बाद की और पहले की बात की जाएगी तो इंडिया की पॉपुलेशन ना ही उसका मतलब रेट दोनों ही हाई थे, मतलब कुछ भी हाई नहीं था, है ना, दोनों के दोनों मतलब खराब हो रखे थे, ये सारी चीजें थी। और अगर मान लो कि मैं सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात कर देता हूँ, ये तो तुम्हारा मतलब वो हो गया, तुम्हारी ग्रोथ हो गया, ये हो गया सोशल इंडिकेटर्स, मतलब कि एक दूसरे से लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो भी बहुत खराब हो रखा है। और सोशल इंडिकेटर में केवल ये चीज नहीं है, और भी चीजें आ जाती है, जैसे मान लो कि आप कितने पढ़े लिखे हो। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 16% केवल पॉपुलेशन ऐसी थी, ये 16% ऐसे के लोग थे जिनको मतलब क्या कहते हैं कि थोड़े पढ़े लिखे थे, पूरे 100% में 1921 से पहले। और अगर मैं फीमेल की बात कर दूं तो 16% में वो केवल 7% थी, और 20 से कम हो रखे थे।
पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही खराब हो चुका था। ये मतलब कि एकदम हाईली इनएडुकेट हो रखा था, वहां जाने योग्य ये सब नहीं था। एयर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, ये सब बहुत चीजें हुआ करती थी। और अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं 1921 के पहले की, तो तुमको मोर्टेलिटी रेट भी बहुत देखने को मिलेगा। मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, जो लोग मर जाते हैं इस तरीके से। तो 1921 के पहले अगर इतनी सारी चीजें खराब थी तो मोर्टेलिटी रेट भी हमको देखने को मिलेगी। बिल्कुल ये होता था। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो 1-2 महीने में मर जाते हैं। तो पहले के जमाने में 1921 के मतलब कि सॉरी, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 1921 से पहले 1000 में से मतलब 218 लोग मर जाते थे, छोटे बच्चे। और अगर आज के टाइम में कन्वर्ट करोगे इसको देखोगे तो केवल 28 है, 28 मरते। तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुआ 1921 के बाद, बताओ मुझे। हाँ हुआ। हुए है ना, ये चीज है। ठीक है, ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एवरेज में इंसान कितना जीता है। तो पहले के टाइम में जो 1921 से पहले जब फैमाइन वगैरह बहुत आते थे, तो जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 ईयर थी, 32 साल तक लोग जीते थे। आज के टाइम में ये लोग तुम 70 साल जी रहे हो, तो मतलब कि डेवलप्ड हुए भी नहीं हो ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ कि यार ये जो डाटा ये क्या रिलायबल है, तो पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है ना। समझ में आ रहा है कि इतना जान लो कि आज भी पॉवर्टी बहुत ही एक्सटेंसिव हो रखी है, कॉलोनियल पीरियड की वजह से हो रखी है। और ये आज आज मतलब भले से आप बोल दे कि हाँ 1921 से हम लोग 1921 के बाद का जो आज तुम्हारा 2027 चल रहा है ना, 2026 चल रहा है, इसमें हम लोग प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कॉलोनियल रूल का डायरेक्टली इम्पैक्ट आज भी हमको देखने को मिलता है ना, कि किस तरीके से इन्होंने हमारे साथ वो चीजें कर रखी है। ठीक है, और इसी बेसिस पे हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी बदला है। क्योंकि कॉलोनियल पीरियड के टाइम में जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हुआ करता था वो मैक्सिमम क्या होता था भाई, ऑब्वियस ही बात है। अगर तुम देखोगे कॉलोनियल पीरियड के टाइम में तो हम लोग इंडस्ट्रीज में जाने लगे थे, वर्किंग उसमें जाने लगे थे, ये सारी चीजें हमने एक चेंज आने लगा था। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर हो रखा है। लार्जेस्ट हमारा वर्कफोर्स किसमें है, तुम्हारा 70 से 75% तो हमारा एग्रीकल्चर में होता है। मैन्युफैक्चरिंग में इसका मतलब क्या कहते हैं 10 से 25% इतना हो रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इतना रीजनल वेरिएशन दिखेगा तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होंगी। तो जो तुम्हारी मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, अगर मैं जैसे तुमको फिर से दिखा दे रहा, ये जो तुम्हारी मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, जिसमें मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे स्टेट आते हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मतलब कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, है ना, बंगाल प्रोविंस हो गई, है ना, बॉम्बे प्रोविंस हो गई। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ही ज्यादा मतलब लोअर वैल्यूज तुमको देखने को मिल गई। मतलब कि कहीं इनमें पहले एग्रीकल्चर हुआ करता था। मैं तुमको अगर बताना चाहूँ तो वो ये बोलना चाह रहा है कि देखो पहले जो इंडिया का मैप अगर मैं तुमको दिखाता हूँ तो पहले इन पार्ट में एग्रीकल्चर हुआ करता था। क्या होता था, इनमें एग्रीकल्चर होता था। अब एग्रीकल्चर हटा दिया गया। एग्रीकल्चर क्यों हटा दिया गया, क्योंकि भैया अब कैश क्रॉप का जमाना हो गया। अब अगर कैश क्रॉप का जमाना हो गया तो भाई इंडिया में तो 50 से 70% लोग तो एग्रीकल्चर में ही, तो फिर वो कमा कैसे पाएंगे, तो कमा ही नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो वो हमें मतलब क्या कहते हैं एक ऑक्यूपेशनल लॉस देखने को मिलेगा, है ना। और रही बात जहां मतलब क्या कहते हैं कि जहां पानी की कमी, इन सब की कमी है, वो राजस्थान हो गया, नॉर्थ पार्ट का ये वाला रीजन हो गया। अब ये लोग मतलब क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने लगे, है ये सारी चीजें करने लगे। तो हमने देखा कि जो हमारा वर्क फोर्स है वो वर्क फोर्स ट्रांजिशनली जहां होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो वैसा हमें दिखाई नहीं दिया। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब जैसी जगह हमने एग्रीकल्चर में बूम देखने को मिला, मतलब कि लोगों को वहां ज्यादा जाते हुए हमको दिखाई दिए। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देख पा रहे हो। ये कॉमन फिगर है, ये देखो लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डज नॉट नीड हैव अ बेसिक लाइफ। हमारी जो बेसिक लाइफ है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये आज भी हम लोग के पास नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मतलब 105 करोड़ या 110 करोड़ लोग को मतलब क्या कहते हैं कि फ्री में अनाज राशन देते हैं। हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में काफी लोग रहते हैं। तो आज भी मतलब क्या कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, तुम्हारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, इन सारी चीजों का मतलब कंसोलिडेट अगर कहते हैं तो ये जो हम लोग का जो डेवलपमेंट है बहुत स्टैग्नेंट हो रखा है। और इन सब में हमको बूस्ट अप करना ही करना है, कैसे भी करके करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ये, चलो एमसीक्यू लगा पहले। ठीक है, लास्ट सेक्टर हमारा बचा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर तुम्हारा कैसा ब्रिटेन का रोल था इंडिया की तरफ, पता है। जो तुम्हारे ब्रिटेन वाले थे ना, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें दिया, जैसे मान लो हमें रेलवे दिया, पोर्ट भी दिया, वाटर ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम भी दिया, पोस्ट ऑफिस भी दिया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीजें थी ना, इवन अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ टेलीग्राफ भी दिया,
तो ये जितनी भी चीजें थी इनके पीछे इनका खुद का मोटिव पीछे छुपा हुआ था। ये अपने खुद के बेसिक, हमारे बेसिक कम्युनिटीज के लिए नहीं दे रखा था, इन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए दे रखा था। मतलब कि अगर मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं तो इंडिया में जो रोड कंस्ट्रक्ट की गई थी वो केवल इस वजह से की गई थी कि ताकि जो इनका मिलिट्री मोबिलाइजेशन है, मिलिट्री इधर से उधर है, और जो रॉ मटेरियल है वो बड़े आराम से कंट्री साइड से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा यूरोप में चला जाए, ब्रिटेन में चला जाए। इवन इसी तब में इन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि रेलवे स्टेशन को भी ऐसा ही बनाया था। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इनके दिए हुए सारी चीजों में इनका कहीं ना कहीं इनका मीननेस थोड़ा बहुत छुपा ही हुआ था। हमारे टाइम में इनके पहले, हमारे आने से पहले पहले जो हमारी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी थी वो भी कम हो रखी थी। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी का मतलब होता है 24 घंटे 365 दिन, चाहे जो चीज हो रही हो, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे जो चीजें हो रही हो, इन्होंने आए, इन्होंने रोड बनाई, इन्होंने रोड अपने लिए बनाई, सारी चीजें की, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी नहीं बना पाए। जब भी रेनी सीजन होता था तो महाराष्ट्र जैसे रीजन में, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले जैसे रीजन में तो काफी सफर करना पड़ता था। और केवल इन्हीं को सफर नहीं करना पड़ता था, हम जैसे लोगों को भी ग्रीवियसली काफी बार सफर करना पड़ता था। नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती थी, फेमाइन आ जाते थे, ऑलरेडी पैसा कम है, टैक्स ज्यादा दे रहे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। 1850 में मतलब क्या कहते हैं कि ब्रिटिश ने अपने यहाँ रेलवे को इंट्रोड्यूस कराया था, है ना। अगर तुम जैसे मैं तुमको ये इमेज दिखाता हूँ तो ये देखो, ये इमेज है जो सबसे पहली जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं रेलवे ब्रिज बनी थी, जो ट्रेन चली थी वो तुम्हारी बॉम्बे से थाने चली थी। तो ये जो बॉम्बे से थाने इन्होंने जो ट्रेन चलाई, इन्होंने अपने लिए एक तरीके से चलाई, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इनका जो स्ट्रक्चर रहा है, इनके लिए अपने लिए ज्यादा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर उन्होंने अपना मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से अगर देखा जाए, मान लो कि हाँ इन्होंने बोले कि हाँ इनके लिए रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इंडिया को यूनाइट भी करने की कोशिश की है। मतलब कि इंडिया में जितने भी कल्चरल बैरियर्स थे उनको भी तोड़ने की कोशिश की है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें सच बोलता हूँ, यहाँ से महाराष्ट्र जाने में आज के टाइम में हमें कम से कम 12 घंटे लगते हैं। या मान लो कि मैं बोलता हूँ टॉप क्लास में अगर तुम जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेन ऐसी बना दूं जो तुम्हें आधे घंटे में पहुंचा दे, अगर आधे घंटे में पहुंचा देगी तो तुम सोचो, तुम वहां के लोगों से दोस्ती करोगे, ये सारी चीजें करोगे, तो तुम क्या होगा, तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं कि जो कल्चर है वहां के कल्चर से घुलेगा मिलेगा। तो उन्होंने ये जो ब्रेक है, जियोग्राफिकली ब्रेक हो रखा था इंडिया, उन्होंने इस रेलवे सिस्टम के साथ इसको बढ़ा दिया। मतलब कि अब इंडिया से उधर लोग आ जा पा रहे थे, कॉमर्शलाइजेशन वाली एक्टिविटीज हो पा रही थी, एग्रीकल्चर में और कॉमर्शलाइजेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से इंडिया और एडवर्सली इफेक्ट हो गया। तो जो सेल्फ सफिशियंसी थी विलेज की, कि भाई लोग क्या होते थे कि लोग अपने गांव में सामान उगाते थे, अपने से कर लेते थे। अब क्या है कि भाई महाराष्ट्र से सामान आ रहा है सस्ते में और इंडिया के किसी कोने में जाके बिक जा रहा है। महाराष्ट्र से सामान क्यों आ रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र एक पोर्ट एरिया है, वहां ब्रिटेन से सामान आ गया। तो पहले ये होता था कि ब्रिटेन सामान ला रहा है, उसको यहाँ कानपुर आते थे, बहुत समय हो गया, तब तक लोग कर भी लेते थे। लेकिन जब से ट्रेन आ गई, ये सारी चीजें आ गई, तो धीरे धीरे इंडिया में जो विलेज है वो तक भी बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने लगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होने लगे, है ना। तो इंडियन एक्सपोर्ट तुम्हारा अनडाउटली बेनिफिट इससे रहा ही रहा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहा। समझ में आ गया? सोशल बेनिफिट भी बोला गया कि हाँ इंडिया के लिए काफी मतलब हेल्पफुल है, लेकिन इन्होंने रेलवे का जो इंट्रोडक्शन किया था, इन्होंने अपने इकोनॉमिक यूज के लिए किया था और बाकी हमारे लिए कुछ नहीं कर रखा था। ये चीज है, तो कहीं भी इकोनॉमिक लॉस होता था तो इंडिया के टर्म में ही निकाल के रखा जाता था। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? इतना आ हाँ गया? भैया। हाँ भैया। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि इंडिया है, ठीक है, मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा इंडिया है, और इंडिया में हमें मालूम है कि इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा रिवर बहती है ना। अगर मान लो कि मैं तुम्हें सिंपल सा ऐसा दिखाता हूँ, ये तुम्हारा क्या है? ये इंडिया है, इंडिया के अंदर रिवर्स बहती है। ये तुम्हारी गंगा रिवर बह रही है, ये तुम्हारी यमुना रिवर बह रही है ना। ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारी कृष्णा रिवर बह रही है, ये कावेरी रिवर बह रही है, ये गोदावरी रिवर बह रही है ना। तो ये अलग अलग रिवर है। ये रिवर क्या कर रही है? तुम्हारी मतलब बह रही है। तो ये एक तरीके से इनलैंड वाटरवे है। ये क्या हो रखा है? तुम्हारा इनलैंड वाटरवे हो रखा है। और इस इनलैंड वाटरवे की वजह से क्या होगा, चीजें तुम्हारी यहां से वहां जा पाएंगी, ये सब चीजें कर पाएंगी। तो इन लोगों ने भी कोशिश की, काफी चीजें बनाने की कोशिश की। अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ सिंपली, तो तुम इसको देखो जरा, है ना। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। इन्होंने मतलब क्या कहते हैं बनाने की कोशिश की।
कोस्ट कैनाल बनाने की कोशिश की तुम्हारे उड़ीसा से, मतलब क्या कहते हैं, उड़ीसा कोस्ट से इन सब चीजों से लेकर, लेकिन वो बना नहीं पाए, ये चीजें नहीं कर पाए। लेकिन बनाने का पैसा कहाँ से आएगा? इंडिया से आएगा। तो जब इंडिया से आएगा तो इंडिया को इकोनॉमिकली लॉस बहुत हुआ था, ये सारी चीज। और आज भी मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारी मतलब कैनाल है ये भी कंप्लीट नहीं हुई है ना, ये सारी चीजें। तो ये जितने भी गवर्नमेंट के एक्सक्यूचर्स है ये सब हम लोग पे करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से टैक्स पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या हो जाएंगे, अगर अबंडेंटली इस सब चीजों को अगर आप छोड़ दोगे तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा, है ना, ये चीज है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी इनके सिस्टम थे वो हमारे इंडियन पोर्टर से ज्यादा एक्सपेंसिव थे। फिर वो चाहे वो टेलीग्राफ हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो जो चीज भी हो, उन हर चीज में हमारा मतलब क्या कहते हैं वो अपना ही फायदा देख रहे थे, है ना। तो इसको भी याद रख लेना कि जो टाटा एयरलाइन है वो 1932 में स्टार्ट हुई थी, अंग्रेजों मतलब जब अंग्रेज से तब थे, है ना, लेकिन तब तक अंग्रेज का दबदबा थोड़ा कम हो रखा था। तो अगर मैं कंक्लूजन पॉइंट बताऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस लिया तो उसको मतलब क्या कहते हैं कि 2 सेंचुरी लगभग लगभग लगे ब्रिटिश कॉलोनियन से, मतलब थोड़ा बहुत अपने इंडियन इकोनॉमी में एक्सपेक्ट को चेंज लाने में। हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर करके उसमें लेबर सरप्लस किया, हमने एक्सट्रीम लो प्रोडक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा जो रो रहा था उसको मॉडर्नाइज करने की डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, है ना, उनमें हमने इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन ट्रेड्स को हमने बढ़ाने की कोशिश की, इंडस्ट्रियल ट्रेड और बढ़ाया, ये सारी चीजें की, तब जाके हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इसके बिहाफ में अगर देखा जाए तो जो ब्रिटेन है उसने जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, ये सारी चीजें प्रोवाइड की, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वीक थी, है ना। इनको हमें आज भी इंप्रूव करने की जरूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वो चाहे रेलवे नेटवर्क हो या फिर वो तुम्हारा कोई पब्लिक ओरिएंटेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंशन हो रखा हो, वो सारी चीजें में जरूरत है। हमारे इंडिया में आज भी पॉवर्टी है, आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें वेलफेयर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। और आज भी हमारे सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज बने हुए हैं जो कंट्री में बहुत ज्यादा है, और ये टाइम टू टाइम जाएंगे और इसमें हमको एक्टिव पॉलिटिक्स करके ही कंप्लीट होगा। तो ये हमारा चैप्टर है, तो इसको अच्छे से कर लो, है ना, एक बार रिवाइज कर लो, इसके आंसर राइटिंग जितने उनको कवर कर लो, और जितने भी एमसीक्यूज हो रखे उनको भी कर लो, ठीक है। जय हिंद।